काफी देर खोदने के बाद उसके अंदर लेट गया। कौन बहरूपिया हो तुम? बात आज से करीब 30 साल पुरानी है। मैं उस समय अपने परिवार वालों के साथ राजस्थान के अलवर में रहती थी। मेरे पड़ोस में मेरे साथ पढ़ने वाली सहेली माला रहा करती थी, जिसके पिता मदन का बंधेज साड़ियों का कारोबार था। एक बार वह किसी काम से शहर गए। वहां गए हुए उनको काफी दिन हो गए, मगर वह वापस नहीं लौटे। घर वालों ने उनके लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। देखते देखते आखिर 10 साल गुजर गए और एक दिन अचानक मदन साड़ियों का गट्ठर लिए दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे आ रही हूँ। पापा? अरे आप आ गए इतने सालों बाद। कहाँ थे? हमने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की। आप कहाँ चले गए थे? और यह क्या, आप तो अभी भी वैसे ही हैं। 10 साल बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले। कहाँ चले गए थे आप हम सबको छोड़कर? हम सब कितना परेशान थे आपके बगैर। आश्चर्य की बात यह थी कि 10 साल के बाद भी मदन का रंग रूप और कद काठी वैसा ही था। कुछ भी नहीं बदला था। ऐसा लग रहा था मानो कल ही की बात हो। अच्छा, इतने साल बीत गए। मैं तो अभी पिछले हफ्ते ही गया था। माला इतनी बड़ी हो गई, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं आराम करना चाहता हूँ। इधर मदन को कुछ भी याद नहीं था, पर लोग खुश थे कि मदन के स्वभाव में और व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन हो गया था। मदन पूरी रात घर से गायब रहता और सुबह होने पर आता। उसे भूख भी नहीं लगती थी। अरे कुछ तो खा लिया करो, जब से आए हो कुछ नहीं खा रहे हो। इतना गुमसुम क्यों हो? खाओगे नहीं तो बीमार हो जाओगे जी। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, खाना यहीं रख दो और मुझे आराम करने दो। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और हाँ, जाते समय कमरा बंद कर देना। जब भी उसके सामने खाना रखा जाता तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता, या खाना अकेले बंद कमरे में खाता जिससे कोई देख ना सके। यही नहीं, आने के बाद से उसने अपना कमरा अलग कर लिया। अकेले सबसे कटा कटा गुमसुम सा रहता, चुपचाप रहता। माला की माँ अपने पति की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान थी। तभी अचानक एक दिन, सुनिए जी, आपके हाथ में जो माला के नाम का शुद्ध सोने का कड़ा था वह कहाँ है? क्यों ना हम उससे माला की शादी के लिए गहने बनवा ले। आपके जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसके बारे में पूछने पर मदन कुछ भी नहीं बोला और बिना बोले चुपचाप अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लिया। अरे बिना बोले कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। माला बड़ी हो गई है, उसके शादी की कुछ चिंता है कि नहीं? तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कड़े के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसे तो कड़े के बारे में पता भी नहीं था। यह बात माला की माँ को परेशान कर रही थी। एक दिन उसने पता लगाने की सोची। वो रात भर मदन के बाहर जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही 12 बजे मदन घर से बाहर निकल के चल पड़ा, माला की माँ ने उसका पीछा किया। मदन अलवर के रास्ते से चलते हुए भानगढ़ किले के पीछे की तरफ पहुंचा। वहां जाकर जंगल में मिट्टी खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद उसके अंदर लेट गया और रात भर वहीं पड़ा रहा और सुबह उठकर वो घर चला आया। यह देखकर माला की माँ डर से कांपने लगी। घर आने के बाद उसने यह बात अपने घर के कुल पंडित को बताई। घर वालों के साथ मिलकर पंडित और गांव वालों ने दिन के समय आकर उस जगह की खुदाई की। खुदाई करने के बाद वहां पर एक सड़ा हुआ पुराना कंकाल मिला, जिसके हाथ में माला के नाम का कड़ा था। ये रहा तुम्हारा पति माला की माँ, ये मदन की लाश है। कैसी बात कर रहा है बाबा? इतने दिन बाद तो यह घर वापस आए हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है? तू जो घर में है वो कौन है? हे प्रभु, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मदन मर चुका है तो अभी जो घर पर रह रहा है आखिर वो कौन है? पंडित के बताए अनुसार माला की माँ अब मदन पर नजर रखने लगी थी। एक दिन रात में सोते समय माला की माँ ने देखा कि मदन उसके बगल में नहीं था और उस कमरे में एक काला धुएं जैसा कुछ मंडरा रहा था, जो कि कमरे में ही घूम रहा था। माला ने जैसे ही बत्ती जलाई, वह परछाई माला के बगल में आकर मदन का रूप लेकर सो गई। अगले दिन माला अपना कमरा साफ कर रही थी, तभी अचानक माला की माँ दौड़कर आई। मैंने कुछ बड़ा भयानक सा देखा। वह दीवार पर एक छोटी सी काली परछाई थी, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई और छत तक पहुंच गई और मैं डर गई। माला की माँ बहुत डर गई थी। वह तुरंत मदन के पास गई। कौन बहरूपिया हो तुम, जो मेरे पति का रूप लेकर हम लोगों के साथ यह घिनौना खेल खेल रहा है? मुझे पता चल गया है मेरा पति मर चुका है। क्या चाहते हो तुम हम लोगों से? आखिर हो कौन तुम? इतना सुनते ही मदन वहां से काला धुआं बनकर निकला और दरवाजे से बाहर जंगल की तरफ चलने लगा। माला की माँ माला के साथ उसके पीछे पीछे आने लगी। वह धुआं बनकर सीधा उसी कब्र के पास गया जहां उसने अपना गड्ढा खोदा था। वहां पहुंचकर उस गड्ढे के दाएं तरफ जाकर वह धुएं के रूप में गोल गोल घूमने लगा। मैं तुम लोगों को तंग नहीं करना चाहता। शहर से लौटते समय कुछ डाकू मेरे पीछे पड़े थे। उनसे बचने के लिए मैंने कुछ जेवर और पैसे यहाँ गड्ढा करके गाड़ दिए। वे माला की शादी में काम आएंगे। उन्होंने मेरे पास जो जेब में रुपए थे और सामान थे उन्हें लूट लिया और मुझे मारकर यहाँ दफना दिया। तुम लोग अपना ख्याल रखना और खुश रहना। ये रुपए तुम लोगों के काम आएंगे। मैं यही सब बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात तुम लोगों को कैसे बताऊं। चलो अच्छा हुआ कि आज तुम लोगों को असलियत खुद ब खुद ही पता चल गई। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ। अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर मदन धुआं बनकर उसी कब्र में समा गया। इधर माला की माँ मदन के जाने के बाद दुखी हुई, लेकिन उसको सुकून था और उसने इस कंकाल का अंतिम संस्कार कराया और उस जेवर से माला की शादी की।